हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट बुक से चैप्टर 1 को डिटेल में समझेंगे। इस चैप्टर का नाम है संविधान क्यों और कैसे। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर का निचोड़, इस चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में हम लोग इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम लोग जितना भी टॉपिक को कवर करेंगे वो सारा टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक भी टॉपिक को मिस मत कीजिएगा। पूरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा संविधान क्या है या संविधान किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन भी है और ये हम लोग का पहला टॉपिक भी है। तो चलिए पहले हम लोग इसका बुक का डिफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद इसको इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज या पुस्तक होता है जिसके द्वारा किसी देश में शासन व्यवस्था चलाई जाती है। इसमें संबंधित नियम, कायदे, कानून, सरकार की शक्तियां, जनता के अधिकार आदि के बारे में विस्तार से लिखा हुआ है। ये डिफिनेशन बुक में दिया हुआ है। ये बुक का लैंग्वेज है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग इजी वे में एक एग्जांपल से समझते हैं कि संविधान किसे कहते हैं, ठीक है। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं और वहाँ के कुछ नियम कानून होते हैं, कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं। जैसे बच्चों को एक फिक्स टाइम पर स्कूल जाना होता है, 7 बजे या 8 बजे का एक फिक्स टाइम होता है। उसी तरह छुट्टी का भी फिक्स टाइम होता है। सभी टीचर्स का अपना एक सब्जेक्ट होता है। कोई मैथ्स पढ़ाते हैं, कोई हिंदी पढ़ाते हैं, कोई साइंस पढ़ाते हैं और उनका एक टाइम पीरियड होता है जिसमें वे अपना क्लास लेते हैं। तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि स्कूल का एक नियम बना हुआ है जिसके अनुसार स्कूल चलाया जाता है। ये नियम, रूल रेगुलेशन बच्चों और टीचर्स दोनों के लिए होता है। अगर वे इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो स्कूल का व्यवस्था बिगड़ जाएगा। इसलिए नियम कानून बनाए जाते हैं ताकि अव्यवस्था ना फैले। जिस तरह स्कूल को चलाने के लिए नियम कानून बनाए जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े देश को चलाने के लिए भी नियम कानून होने चाहिए। यही सारे नियम, कायदे, कानून जो लिखित दस्तावेज के रूप में या लिखित पुस्तक के रूप में मौजूद है, उसे ही हम संविधान कहते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। पहले हम लोग इसको बुक के लैंग्वेज से, बुक के परिभाषा से कवर किए हैं। उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पर भी मैंने आपको इसे समझा दिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक को देखते हैं। संविधान कितने प्रकार के होते हैं। पहले तो हम लोग समझ लिए कि संविधान किसे कहते हैं। अब समझने वाले हैं संविधान कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली संविधान 2 प्रकार के होते हैं। पहला लिखित संविधान, दूसरा अलिखित संविधान। चलिए इसको भी हम लोग समझते हैं एक एक करके। लिखित संविधान क्या है और अलिखित संविधान क्या है। फर्स्ट है लिखित संविधान। लिखित संविधान वह संविधान होता है जिसका निर्माण संविधान सभा द्वारा किया जाता है और इसे लागू करने के लिए एक निश्चित फिक्स तारीख तय किया जाता है। यह एक लिखित दस्तावेज या पुस्तक के रूप में मौजूद होता है। जैसे भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ, तो भारत का संविधान लिखित संविधान है। इसी तरह अमेरिका और जापान जैसे देशों में भी लिखित संविधान है। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। लिखित रूप में, लिखित दस्तावेज के रूप में अगर कोई संविधान बना है तो वह लिखित संविधान है। उसका एक फिक्स टाइम होता है, कब संविधान बना, कब लागू हुआ, इस तरह से क्लियर लिखा हुआ होता है, जिसे हम लोग लिखित संविधान कहते हैं। अब हम लोग अलिखित संविधान को समझते हैं। अलिखित संविधान वह संविधान होता है जिसका निर्माण संविधान सभा द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि समय समय पर नए नए नियम, कानूनों और परंपराओं को संविधान में जोड़ दिया जाता है। जैसे अगर लग रहा है कोई कानून ऐसा है जिसे संविधान में जोड़ा जाना जरूरी है, नहीं तो देश में व्यवस्था बिगड़ सकता है या संविधान में किसी तरह का उल्लंघन हो सकता है, तो इस नए कानून को संविधान में जोड़ दिया जाता है। यह लिखित दस्तावेज या पुस्तक के रूप में नहीं होता है, बल्कि अलग अलग पन्नों के रूप में होता है। ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, इजराइल जैसे देशों में अलिखित संविधान है। उम्मीद करते हैं ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। पहले हम लोग समझे संविधान क्या है, संविधान किसे कहते हैं, संविधान कितने प्रकार के होते हैं। अब है अगला पॉइंट, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, इसके लिए हम लोग कुछ पॉइंट को समझते हैं। देखिए पहला पॉइंट है समाज में तालमेल बनाने के लिए, दूसरा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, तीसरा न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए, चौथा शासन व्यवस्था चलाने के लिए और पांचवा है सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग रोकने के लिए। देखिए संविधान की आवश्यकता क्यों है, उसके लिए 5 पॉइंट दिया गया है। इस 5 पॉइंट को हम लोग समझते हैं, उससे हमको समझ में आ जाएगा हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। फर्स्ट पॉइंट हम बताएं आपको, समाज में तालमेल बनाने के लिए। इसको हम लोग पहले समझते हैं और एक एक करके सारे को समझते हैं। हमारे भारत जैसे विशाल देश में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। लोग अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं। इनका रहन सहन, कल्चर, पहनावा, खान पान, थॉट्स अलग अलग हैं। तो स्वाभाविक और आम बात है कि अलग अलग धर्मों और अलग अलग जाति होने के वजह से आपस में दंगे हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े की स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसे में समाज में किसी तरह का वातावरण खराब ना हो,
समाज में आपस में तालमेल बना रहे, इसके लिए संविधान जरूरी है। संविधान में सभी के लिए समान कानून बनाए जाते हैं जिससे कि लोगों में एकता बनी रहे। लोग किसी भी धर्म को मान सकते हैं, अपना सकते हैं, देश के किसी भी हिस्से में जाकर बस सकते हैं। ये सभी अधिकार संविधान में मौजूद है। तो हम यह कह सकते हैं कि समाज में तालमेल बनाए रखने के लिए संविधान जरूरी है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे पॉइंट को समझते हैं, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। इसको समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, संविधान सबके लिए एक जैसा कानून बनाती है। तो अगर कोई गलत काम करता है, जैसे चोरी, हत्या या और भी किसी तरह का क्राइम हो, तो कानून के नज़र में वह अपराधी है और उसे जरूर सजा दी जाती है ताकि फिर दोबारा ऐसा कोई गलत काम ना करे और कानून व्यवस्था बनी रहे। चोरी करने वाले, हत्या करने वाले या किसी भी तरह का क्राइम करने वाले के लिए, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, सबके लिए एक समान कानून व्यवस्था संविधान में है। इसलिए कानून व्यवस्था भी बनाए रखने के लिए संविधान जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए। अब हम लोग इस पॉइंट को समझते हैं। मान लेते हैं किसी व्यक्ति को न्याय नहीं मिला हो, वह चाहता है कि हाई कोर्ट में जाकर अपील करे तो उसे न्याय जरूर मिलेगा। तो वह हाई कोर्ट में भी अपील कर सकता है या जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी न्याय के लिए अपील कर सकता है। सारी व्यवस्थाएं संविधान में लिखी हुई है और ये व्यवस्थाएं संविधान में नहीं होती तो शायद बहुत से लोगों को न्याय नहीं मिल पाता। इसलिए हम कह सकते हैं न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए भी संविधान जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है शासन व्यवस्था चलाने के लिए। किसी भी देश में शासन व्यवस्था अच्छे तरीके से चलाने के लिए या कानून व्यवस्था सही ढंग से चलाने के लिए संविधान बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग अपने भारत देश की बात करते हैं तो हमें पता है हमारा भारत देश इतना बड़ा है कि शासन चलाने के लिए एक बहुत अच्छा, बहुत बेहतर संविधान का होना बहुत जरूरी है। इसलिए शासन व्यवस्था चलाने के लिए भी संविधान जरूरी है। नेक्स्ट है सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग रोकने के लिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारा भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ की सरकार को हम खुद चुनते हैं, यानी कि जनता चुनती है। तो सरकार की कुछ शक्तियाँ होती है, कुछ अधिकार होते हैं। सरकार इन अधिकारों के अनुसार ही काम करेगी। सरकार संविधान का पालन करते हुए ही काम करेगी। इन अधिकारों या शक्तियों का सरकार दुरुपयोग ना करे, इन शक्तियों का सरकार गलत इस्तेमाल ना करे, इसके लिए संविधान में सरकार की शक्तियों का वर्णन है जिसको ध्यान में रख कर ही सरकार किसी काम को करने का फैसला लेती है। इसलिए सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग रोकने के लिए संविधान जरूरी है। उम्मीद करते हैं ये पांचों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का भारतीय संविधान की विशेषता। भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। भारतीय संविधान की कई विशेषताएं हैं, एक एक करके हम लोग सारे को समझते हैं। फर्स्ट है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान। ये पहला पॉइंट है, चलिए इसे हम लोग समझते हैं। हमारे देश का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान तो है ही, साथ ही ये लिखित संविधान भी है। हमारे भारत देश का संविधान इतना बड़ा होने के बावजूद यह दुनिया का सफलतम संविधान है। ये हम लोग का पहला विशेषता है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगले पॉइंट को हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ना अधिक लचीला ना ही अधिक कठोर। इसका मतलब ये है कि हमारा जो संविधान है वो बहुत अधिक लचीला है, जिसमें हम आसानी से संशोधन यानी कि सुधार कर सकते हैं। साथ ही ये इतना कठोर भी है जिसमें हम आसानी से संशोधन नहीं कर सकते हैं। इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे कि अगर देश में किसी राज्य के नाम को चेंज करना है, जैसे पहले चेन्नई का नाम मद्रास था पर अब इसे बदलकर चेन्नई कर दिया गया है, तो बदलाव आसान था, इसे हम लचीला मान सकते हैं। पर दूसरी तरफ हम किसी ऐसे मुद्दे को लेते हैं जिसमें आसानी से बदलाव करना मुश्किल होता है, उसे हम कठोर संविधान कहते हैं। इसलिए हमारा संविधान लचीला और कठोर दोनों है। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। भारतीय संविधान की अगली विशेषता है दुनिया का सफलतम संविधान। चलिए इसे भी हम लोग इजी वे में समझते हैं। इसके बारे में हम अभी जस्ट पढ़े हैं। हमारा संविधान सबसे बड़ा है, लिखित है, साथ ही दुनिया का सफलतम संविधान भी है। इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि भारतीय संविधान दुनिया का सफलतम संविधान है और ये भारतीय संविधान की विशेषता भी है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं जो अमेरिका से लिया गया है, जैसे बोलने का अधिकार, भारत के किसी भी राज्य या शहर में रहने या बसने का अधिकार, किसी भी धर्म को मानने का अधिकार, ये सारे मौलिक अधिकार हैं। इसी तरह मौलिक कर्तव्य को हमारे देश में जोड़ा गया है जो कि रूस के संविधान से लिया गया है। यह भी भारतीय संविधान की विशेषता है। नेक्स्ट है संसदीय शासन प्रणाली। हमें पता है हमारे देश में संसद है जिसे इंग्लिश में पार्लियामेंट कहते हैं।
राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों को एक साथ मिलाकर संसद बनाया जाता है। कोई भी कानून जब बनता है तो संसद में उस कानून पर चर्चा होता है। राज्यसभा और लोकसभा में कानून पास होने के बाद राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते हैं। इस तरह संसद में कानून बनाए जाते हैं, जो कि भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट है इकहरी नागरिकता। आप चाहे झारखंड में रहते हो, दिल्ली में रहते हो या मुंबई में रहते हो, पर आपकी नागरिकता इंडियन होगी। इसका मतलब हम लोग ये समझ सकते हैं कि आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हो, पर आपकी नागरिकता एक ही होगी और वो इंडियन होगी। इसे ही हम इकहरी नागरिकता कहते हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। हमारे भारत देश की न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष है। न्यायपालिका किसी भी फैसले को लेने के लिए स्वतंत्र है, आजाद है। न्यायपालिका न्याय करने के लिए किसी के दबाव में नहीं है, वो स्वतंत्र होकर फैसला करती है। साथ ही निष्पक्ष भी है, जो किसी के पक्ष में आकर फैसला नहीं करती है, यानी किसी के साथ भी भेदभाव ना करके, किसी के पक्ष में ना आके, बल्कि निष्पक्ष तरीके से न्याय करती है। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसे भी हमारे देश के संविधान में जोड़ा गया है और यह भी हमारे संविधान की बहुत ही बड़ी विशेषता है। नेक्स्ट है सार्वभौमिक मताधिकार। कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर है, वो एडल्ट है यानी वयस्क है, उसे वोट देने का अधिकार है। चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अमीर हो या गरीब हो, किसी भी रंग का हो, काला हो या गोरा हो, उन सभी को वोट देने का अधिकार है, अगर वो 18 साल के ऊपर है तो। इसी को हम लोग सार्वभौमिक मताधिकार कहते हैं। इन सभी विशेषताओं को हमारे संविधान में जोड़ा गया है। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्षता। ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, धर्मनिरपेक्षता। इसको भी अच्छे ढंग से समझने की कोशिश कीजिएगा, अच्छे तरीके से हम समझाने की कोशिश करेंगे। हमारे देश का कोई धर्म नहीं है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे भारत देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सभी लोगों को धर्म की आज़ादी है। लोग किसी भी धर्म को मान सकते हैं या किसी भी धर्म को छोड़ सकते हैं। किसी को भी किसी भी तरह का धर्म मानने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इसलिए हम देखते हैं कि हमारे भारत देश में सभी धर्मों के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर तरह के धर्म के लोग रहते हैं। हमारे देश में हर तरह के धर्म की आज़ादी है। इसे ही धर्मनिरपेक्षता का नाम दिया जाता है। जिस देश में भी धर्म की आज़ादी है, वो देश धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। जैसे इंडिया और अमेरिका धर्मनिरपेक्ष देश है, क्योंकि इन दोनों देशों में धर्म की आज़ादी है। इसी तरह संशोधन प्रणाली, राष्ट्रीय एकता, ये सभी भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। आई होप ये सारा पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान के स्रोत। इसमें हम लोग समझेंगे भारतीय संविधान के क्या क्या स्रोत हैं, क्या क्या जरिया है, कैसे हम लोग संविधान के बारे में पता कर सकते हैं, या किन किन देशों के संविधान से हमारे देश में संविधान के कुछ पार्ट जोड़े गए हैं, उन सभी को हम लोग समझेंगे। इसका पहला पॉइंट है भारतीय संविधान का लगभग 75% हिस्सा भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। चलिए इसको इजी वे में समझते हैं। जैसा कि हमें पता है, हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था और ये भारतीय संविधान अधिनियम 1935 अंग्रेजों द्वारा बनाया गया अधिनियम था और इसका 75% हिस्सा भारत के संविधान में लिया गया है, जो कि अंग्रेजों का ही है। मतलब हम लोग ये समझ सकते हैं कि हमारे भारत देश के संविधान में 75% अंग्रेजों का ही संविधान है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में अन्य देशों से भी प्रावधान लिए गए हैं, यानी 75% के बाद जो हमारे संविधान में जोड़ा गया है वो दूसरे देश के संविधान से लिया गया है। 75% हिस्सा जो है वो तो 1935 के अधिनियम से लिया गया है, उसके बाद 25% जो लिया गया है वो दूसरे देश के संविधान से लिया गया है। इसलिए भारत के संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे संविधान में जो भी लिया गया है वो दूसरे देशों से लिया गया है और दूसरे देशों के संविधान से लेकर हमारे भारत देश के संविधान में जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में अन्य देशों से लिए गए प्रावधान कौन कौन है उसको हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट है ब्रिटिश संविधान। इसमें हम लोग समझेंगे ब्रिटिश संविधान से कौन कौन से संविधान हमारे देश में जोड़े गए हैं। फर्स्ट है सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला। सबसे ज्यादा वोट मिलने पर जीत हासिल किया जाता है और जीत का फैसला किया जाता है। ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। दूसरा पॉइंट है सरकार का संसदीय स्वरूप। हमारे देश में जो पार्लियामेंट का सिस्टम है, संसद का जो सिस्टम है जिसमें राज्यसभा, लोकसभा मौजूद है, वो भी ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है कानून निर्माण की विधि। कानून निर्माण की विधि जो है वो भी ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रांस का संविधान। फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है उसको हम लोग देखते हैं। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत, इसे फ्रांस के संविधान से लिया गया है। जैसा कि हमें पता है
फ्रांस में क्रांति हुई थी। उसी दौरान स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा लगाया गया था। ये फ्रांस के संविधान में जोड़ा गया है और इसे ही हम लोग भारत के संविधान में जोड़े हैं। यानी कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिए हैं उसे हम लोग समझते हैं। फर्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और सेकंड है राज्यसभा में मनोनीत सदस्य। ये दोनों पॉइंट हम लोग आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। चलिए इसे हम लोग इजी वे में समझते हैं। राज्यसभा में जो सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यानी कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कुछ सदस्य को नॉमिनेट करते हैं, कुछ सदस्य को मनोनीत करते हैं। तो ये किस संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका का संविधान। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संशोधन की प्रक्रिया हम लोग अपने देश में जोड़े हैं, अपने देश के संविधान में जोड़े हैं। चलिए इसे समझते हैं, संशोधन की प्रक्रिया क्या है। हमारे संविधान में समय समय पर कुछ सुधार किए जाते हैं, इसे ही संशोधन कहा जाता है। जैसे पहले वोट देने का अधिकार 21 वर्ष था, पर बाद में संशोधन किया गया, सुधार किया गया और तब से जो भी व्यक्ति 18 साल या उससे अधिक हो वोट दे सकता है। यानी कि पहले वोट देने का अधिकार 21 वर्ष था, बाद में इसमें संशोधन किया गया, सुधार किया गया और वोट देने का अधिकार 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। ये संशोधन का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है अमेरिका का संविधान। अमेरिका के संविधान से हम लोग मौलिक अधिकार को जोड़े हैं। मौलिक अधिकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि अमेरिका के संविधान से हम लोग अपने भारत देश के संविधान में जोड़े हैं। भारत में वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार है, जैसे बोलने का अधिकार, भारत के किसी भी राज्य में रहने या बसने का अधिकार, धर्म की आज़ादी, ये सब मौलिक अधिकार है। पहले मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, पर संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, इसलिए अब मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। ये मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ये भी हम लोग अमेरिका के संविधान से लिए हैं। न्यायपालिका स्वतंत्र होकर बिना किसी के दबाव में फैसला कर सकती है। ये बिना किसी पक्षपात के फैसला करती है। इसे भी हम लोग अमेरिका के संविधान से लिए हैं। यानी कि अमेरिका से 2 इंपॉर्टेंट संविधान को हम लोग अपने देश में जोड़े हैं। पहला है मौलिक अधिकार और दूसरा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान से हम लोग जोड़े हैं अर्धसंघात्मक सरकार। अर्धसंघात्मक सरकार की व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया है। ये सारे पॉइंट को आप याद रखिएगा कि किस देश से कौन सा संविधान लिया गया है। सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक भी पॉइंट को मिस मत कीजिएगा, एक भी टॉपिक को मिस मत कीजिएगा। अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है किस देश के संविधान से क्या हमारे देश में लिया गया है। उम्मीद करते हैं ये सारा पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संविधान निर्माण। इस टॉपिक में हम लोग समझेंगे संविधान का निर्माण कैसे किया गया या संविधान को कैसे बनाया गया। तो चलिए इसे भी हम लोग इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। इसका पहला पॉइंट है भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार हुआ। यानी कि भारतीय संविधान जो हमारा बना है वो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार बना है। नेक्स्ट पॉइंट है जुलाई 1945 में ब्रिटेन में नई लेबर पार्टी की सरकार सत्ता में आई तो भारतीय संविधान सभा बनने का रास्ता खुला। इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि जुलाई 1945 में इंग्लैंड में एक नई सरकार आई जिसका नाम था लेबर पार्टी। जब ये सरकार सत्ता में आई तो भारतीय संविधान सभा बनने का एक ऑप्शन मिला, एक रास्ता खुल गया। नेक्स्ट पॉइंट है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार यह तय हुआ कि संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बनाई जाएगी। संविधान सभा मतलब बहुत सारे लोग होंगे जो मिलकर डिसाइड करेंगे कि संविधान किस तरह बनाया जाएगा, संविधान में क्या क्या ऐड किया जाएगा। इसके लिए मीटिंग की गई, इसे ही संविधान सभा कहते हैं। उम्मीद करते हैं ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है संविधान सभा की संरचना या बनावट। संविधान सभा की संरचना कैसी होगी, बनावट कैसी होगी, स्ट्रक्चर कैसा होगा, इस टॉपिक में हम लोग समझते हैं। पहला पॉइंट है संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या 389 तय की गई, जिसमें 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश सरकार के गवर्नर के अधीन 11 प्रांत से होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नर के 4 प्रांत दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ और बलूचिस्तान से थे। नेक्स्ट पॉइंट है 93 प्रतिनिधि भारतीय रियासतों से थी। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिटिश प्रांत के प्रत्येक प्रांत को अपनी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में स्थान दिया गया। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर लोगों की एक सीट तय की गई। 10 लाख लोगों पर उसका प्रतिनिधित्व एक व्यक्ति करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि 10 लाख लोगों पर उसका प्रतिनिधित्व एक व्यक्ति करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदाय सामान्य यानी कि जनरल, सिख एवं मुसलमान में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया।
अभी हमने पढ़ा कि संविधान सभा की सदस्य संख्या 389 तय की गई, लेकिन आगे चलकर यह सदस्य संख्या घट गई, कम हो गई। वो क्यों हुआ उसको भी हम लोग आगे समझते हैं। जून 1947 में माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत पाकिस्तान का विभाजन तय हुआ। हमें पता है कि देश की जब आज़ादी हुई 1947 में, तो इंडिया और पाकिस्तान दो देश बन गए। भारत दो भागों में बढ़ गया, एक देश पाकिस्तान और एक देश भारत हो गया। तो सदस्य संख्या कम हो गई, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, आगे समझते हैं। अभी मैंने आपको बताया जून 1947 में माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत पाकिस्तान का विभाजन तय हुआ, जिसके कारण पाकिस्तान के सदस्य संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे और भारतीय संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या 299 रह गई। यानी कि हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जब भारत पाकिस्तान एक देश थे तो कुछ सदस्य संख्या पाकिस्तान के भी इसी में थे, क्योंकि भारत पाकिस्तान एक ही देश था। लेकिन पाकिस्तान के अलग होने की वजह से कुछ सदस्य संख्या कम हो गई, क्योंकि वे सदस्य पाकिस्तान के थे और वे भारत से चले गए और वे इस सदस्य संख्या में नहीं रहे क्योंकि वो पाकिस्तान के थे, जिसकी वजह से सदस्य संख्या घट गई, 389 से घटकर 299 हो गई। उम्मीद करते हैं ये सारा पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है संविधान सभा का गठन। चलिए इसको भी हम लोग इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसी दिन इसका उद्घाटन भी हुआ। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार किया। चलिए इन सभी पॉइंट को हम लोग फिर से एक बार समझते हैं। देखिए पहला पॉइंट था संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव में हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा में पहली बैठक कब हुई, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को। यानी कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को, और इसी दिन इसका उद्घाटन भी हुआ, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपको हम बताएं, 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। देखिए इसको क्लियर रखिएगा, अस्थायी अध्यक्ष है ये, अस्थायी अध्यक्ष का हम लोग बात कर रहे हैं, अस्थायी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है संविधान सभा की दूसरी बैठक। तो दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। दोनों क्वेश्चन अलग है, दोनों पॉइंट अलग है। पहले आपको हम बताएं 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया, वो थे अस्थायी अध्यक्ष। और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 में हुई और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अस्थायी यानी कि फिक्स्ड और अस्थायी यानी कि टेम्पररी। तो अस्थायी टेम्पररी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी अध्यक्ष यानी फिक्स्ड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोनों पॉइंट को क्लियर रखिएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 में हुई। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। यह भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनता है कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया, तो आंसर होगा 13 दिसंबर 1946 को। यह क्वेश्चन ये पूछा जाता है उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, तो आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 में संविधान सभा ने स्वीकार किया। इसे कब स्वीकार किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947 में। नेक्स्ट है संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर को चुना गया। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट है मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। ये जितना ही पॉइंट आपको हम करवा रहे हैं ये सारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर रखिएगा, अच्छे से समझ के जाइएगा। मूल संविधान यानी कि संविधान जब बनाया गया तो कितने अनुच्छेद थे? 395 और भाग कितने थे? 22 भाग। अनुसूचियां 8। तीनों पॉइंट याद रखिएगा। 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी जब संविधान बना था, यानी कि मूल संविधान में। वर्तमान में 8 अनुसूचियों की संख्या बढ़ाकर 12 कर दी गई। यानी कि अभी का अगर हम लोग बात करते हैं तो कितना अनुसूची हो गया? 8 से बढ़कर 12 हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा।
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। भारत के संविधान को बनाने में कितना समय लगा, क्वेश्चन अक्सर रिपीट करता है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यानी कि संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा, एकदम रट के जाइएगा, ठीक है। 2 साल 11 महीना 18 दिन। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, लेकिन इसे पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। यानी कि हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 में, 26 नवंबर 1949 में, और इसे लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ, तो करेक्ट आंसर होगा 26 नवंबर 1949। और अगर ये पूछा जाए कि संविधान को पूरी तरह से लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950। दोनों क्वेश्चन अलग है, दोनों का आंसर भी अलग है। कंफ्यूज मत रहिएगा, क्लियर रखिएगा। उम्मीद करते हैं जितना भी टॉपिक मैंने आपको समझाया, इस चैप्टर को मैंने जिस तरह से भी समझाया, ये सारा पॉइंट आपको समझ में आया होगा, पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से अगले चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक को, पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, पूरे चैप्टर का निचोड़ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, अगले चैप्टर को भी अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।